मैं सुनील जी खाटी बिहारी शुद्ध भारतीय समस्त भारत के छात्रगण जो कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में संलग्न हैं, चाहे वो किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा हो, रेलवे हो, एसएससी हो, पीसीएस की परीक्षा हो या इवन आपकी आईएएस की परीक्षा हो। हालांकि आईएएस का स्तर का तो मैं नहीं आपको ये वीडियो बतलाऊंगा, लेकिन आपको वहां लाभदायक बहुत होगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको पुनः कह देना चाहता हूं कि यदि सुनील जी खाटी बिहारी यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि मैं हास्य विनोद मजाकिया अंदाज में गंभीर से गंभीर विषय को पढ़ाना पसंद करता हूं। यदि आपको हास्य मजाक हास्य विनोद पसंद नहीं है, भैया आप इस वीडियो को स्किप कर दो, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, अनसब्सक्राइब कर दो। और यदि आपको हास्य विनोद हास्य मजाक के अंदाज में गंभीर से गंभीर विषय को पढ़ना पसंद है तो आपके लिए यही चैनल है। आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्त यार को बतलाएं। बिना समय बर्बाद किए हुए ईंधन चैप्टर का नाम है और ये सामान्य अध्ययन विषय से आपको है। सामान्य अध्ययन विषय से ईंधन से निश्चित आपका 1 अथवा 2 प्रश्न रहेगा। और बिना समय बर्बाद किए मैं आपको पहुंचता हूं कि ईंधन कहते किसको है। क्या हर चीज ईंधन है, जलने वाली चीज? जी नहीं। जलने से उष्मा प्राप्त होती है, ये तय है, लेकिन उष्मा प्राप्त होती है यदि हम उस उष्मा को कंट्रोल कर लें, जब चाहे उसको बढ़ा ले उष्मा को, जब चाहे हम दहन को बढ़ा ले, जलने वाले पदार्थ जिससे लौ उत्पन्न होती है उसको बढ़ा लें, घटा लें, उसको नियंत्रित कर लें, तो वो ईंधन हुआ। तो संक्षेप में हम ये कहेंगे कि जलने से उष्मा प्राप्त होती है और जिस जलनशील पदार्थ जिसको हम प्रज्वलन कर सके, नियंत्रित कर सके और जब चाहे बुझा सके, वो ईंधन है। अब ईंधन में ये तो तय है कि उष्मा प्राप्त होती है और ईंधन हमको अच्छे ढंग से कंट्रोल में चले आवे तो वो सर्वोत्तम ईंधन हो। अब मान लीजिए यहां पर मैं उदाहरण देना चाहता हूं, जैसे विस्फोट होता है, जैसे कोई चीज विस्फोट होता है, बम विस्फोट होता है, उसमें अग्नि उत्पन्न होती है, प्रज्वलन उत्पन्न होती है, दाह उत्पन्न होती है, लेकिन उसको कंट्रोल नहीं कर सकते तो वो ईंधन नहीं। तो ईंधन के लिए महत्वपूर्ण चीज यही 3 बिंदु है। अब आइए, अच्छा ईंधन कौन है? विच आर कंसिडर्ड एज द बेस्ट फ्यूल या वन ऑफ द बेस्ट फ्यूल। तो आपका ये सब प्रॉपर्टीज इसमें होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ये सस्ता हो, आसानी से उपलब्ध हो, इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में कोई असुविधा ना हो, अपशिष्ट पदार्थ कम आते हो। अब अपशिष्ट पदार्थ क्या है? तो अपशिष्ट पदार्थ हम लोग कहते हैं कि जैसे जलाने पर लकड़ी को आप जलाइएगा तो उस स्थिति में राख पैदा होता है और उसमें कुछ कोयला तरह का या काला आपका अवशेष छूटेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं अवशिष्ट। राख को फेंकना पड़ेगा, गंदगी को फेंकना पड़ेगा। और चले आइए, आप यदि लकड़ी के चूल्हे पर हंडी को चढ़ा दीजिएगा तो उसके नीचे में क्या हो जाएगा? करखा लग जाएगा। ओके, नीचे तो देखो तारा का करखा लग जाए तो उसमें जो आपका ब्लैक आ जाएगा, काला काला लग जाता है, जिसको साफ करने में बड़ी मुश्किल होती है। तो अवशिष्ट पदार्थ छोड़ने वाला अच्छा ईंधन नहीं माना जाता है। इसका कैलोरीफिक वैल्यू अच्छा हो। कैलोरीफिक वैल्यू क्या कहते हैं कि जिसका उष्मीय गुणांक हम इसको कह सकते हैं, जिसका उष्मीय मान कह सकते हैं। तो कैलोरीफिक मान हम आगे बतलाएंगे जो किसको कहते हैं, लेकिन कैलोरीफिक मान अच्छा होना चाहिए। इसके बाद उसका इग्निशन पॉइंट कम होनी चाहिए। इग्निशन पॉइंट कहते हैं कि जिसको हम थोड़ी सी ही उष्मा देकर के जला सके। जैसे आप गैस का उदाहरण ले लीजिए, गैस का उदाहरण का आप 2 से 3 बार उसका टिप 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 कीजिएगा, जल जाएगा। या माचिस का तिल हल्का लगाइएगा, गैस तुरंत जल जाएगा। ये अच्छी ज्वलनशील मानी जाती है। लेकिन यहीं पर आप कच्चा लकड़ी ले आइए, उसमें आप माचिस मारते रह जाएगा, फू 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 करते रह जाइएगा, वो आपसे जलेगा नहीं, तो वो अच्छा ईंधन नहीं है। तो अच्छा ईंधन का ये सब गुण है और इसका उष्मीय मान भी अधिक होना चाहिए। उष्मीय मान अधिक होने से क्या तात्पर्य है? जैसे गैस को जलाते हैं, 1 किलो गैस आप जलाइएगा, आप देखिएगा जब आमतौर पर 4-5 आदमी के परिवार में 1 सिलेंडर से 20 से 21 दिन का खाना लगभग महीने भर का खाना बन जाता है। क्यों? तो 1 किलो यदि ईंधन हम जलाते हैं तो वो अच्छा उष्मीय मान देता है और वो अच्छा लंबे समय तक हमको 2-3 दिन का खाना बना देता है। ये महत्वपूर्ण चीज है। अब आते हैं कि यहां हम देखना चाह रहे हैं कि कैलोरीफिक मान, इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो कैलोरीफिक मान किसको कहते हैं? तो ईंधन के 1 ग्राम को जब ऑक्सीजन या वायु में जलाते हैं तो
उससे हमको कितनी उष्मा ऊर्जा प्राप्त होती है, दिस इज कॉल्ड एज कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू जिसकी अच्छी होगी वो उससे ज्यादा खाना बनेगा, अच्छी तरह से खाना पकेगा, या उससे अच्छा तरह से हमारा काम होगा। मोटरसाइकिलें में यदि हम पेट्रोल डालते हैं, हम गाड़ी में डीजल डालते हैं, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू अच्छी है, काम अच्छा निकलता है, गाड़ी का माइलेज अच्छा आता है। गैस में ही जब हम उसको डालते हैं एलपीजी गैस, तो उससे अच्छा कैलोरीफिक वैल्यू मिलता है। तो ये उतना ही अच्छा ईंधन माना जाएगा जिसका कैलोरीफिक वैल्यू जितना अच्छा हो। अब अगला शब्द आता है अपस्फोटन। इन इंग्लिश वी से इट एज ए नॉकिंग। नॉकिंग कुछ ऐसा आप ईंधन को देखिएगा कि जिसको यदि आप जलाने लगे तो पट 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 का आवाज करेगा। तू देखले होगा गांव में कि घूरा उड़ा यदि लगेले होगा ठंडा में, गांव घर में देखिएगा जो ठंड में अलाव जलाया जाता है, घूरा जलाया जाता है, उसमें तो उसको लोग तापते हैं। उसमें कभी यदि सरसों का डाल दीजिएगा या कच्चा आप बांस डाल दीजिएगा, पटाक 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 आवाज करेगा। दिस इज कॉल्ड एज नॉकिंग। नॉकिंग जो है इस पर, तो इसमें क्या होता है कि इस ईंधन का पहले, इस ईंधन के जलने से पहले ही इसका ईंधन का कुछ वायु में मिश्रण जलने से पूर्व भी हो जाता है, जिसके कारण पटाक पटाक का आवाज करता है। अब एक उदाहरण हमने को तुरंत देता रहे, एक हम उदाहरण आपको दे रहे, इससे आपको हंसी भी आएगी। बचपन की बात है 1980 के दशक की बात है। उस समय उतना आपको हीटर तीटर भी नहीं था, उसमें उतना भी आपको, और उसमें उतनी बिजली भी नहीं रहती थी। तो बचपन में हम लोग घूरा तापते थे। तो उस समय घूरा में क्या होता था, लकड़ी उकड़ी ला करके, और सुबह में इससे एक सामाजिक भावना भी, एक प्रेम भाईचारा भी रहता था। तो बचपन में घूरा ताप रहे थे, तो एक बड़े व्यक्ति आए, वो लगभग 40-50 के बीच में थे, भयंकर शीतलहर का समय था। वो आए और वो अंतः वस्त्र नहीं पहने हुए थे, धोती ऊपर से पहने हुए, तो बस धोती उठा करके तापने लगे। चूंकि उनके गुप्तांग को जाड़ा लग रहा था, तो तापने लगे कि अचानक उसमें सरसों का डंटा डाला हुआ था, जो बहुत अच्छा अपस्फोटन करता है। अचानक पटाक पटाक की आवाज हुई और उनका गुप्तांग सेका गया। वे की बार रंग धरंग चित्त होकर के लेट गए, मैं मर गया। आवाज करने लगे तो हम मर गलियो। उसको देखे तो उसको सेक दिया, उसको दाग दिया। कारण क्या था, उसमें सरसों, उसमें कुछ फट्टी, उसमें कुछ कच्चे बांस दिए हुए थे, जिसके कारण अपस्फोटन हुआ। और स्वाभाविक है, जो धोती ऊपर करके ताप रहे थे और उनका गुप्तांग दगा गया और उसमें फोला आ गया। तो यही अपस्फोटन है। अब आता है कि ईंधन में यदि अपस्फोटन है तो उसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे। ईंधन में अपस्फोटन कम करने के लिए अपस्फोट रोधी यौगिक, जो अपस्फोटन को रोकता है, उसको डालेंगे। तो सबसे अच्छा अपस्फोटन रोधी यौगिक होता है टेट्राइथिल लेड, टीएल भी कहते हैं। तो टेट्राइथाइल लेड इसको कहते हैं टीएल, और ये अपस्फोटी प्रोड्यूस करने वाला एक यौगिक है, ये हम कह सकते हैं। अपस्फोटन यौगिक होंगे जिनका ऑक्टेन संख्या जितना अधिक होगा, उतना ही बेस्ट वो अपस्फोटी यौगिक माना जाता है। इससे एक कदम और आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि अब महत्वपूर्ण ईंधन कौन है, इससे बराबर पूछा जाता है। और उसका ईंधन का हम लोग उसमें किसकी अधिकता होती है, कहां इसका उपयोग करते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, और किन किन कंपाउंड से बना है, ये इन्हीं विषय पर आपका प्रश्न पूछा जाता है। तो महत्व, सबसे पहले हम लोग एलपीजी गैस देखते हैं। एलपीजी गैस से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। एलपीजी, एल से लिक्विफाइड, पी से पेट्रोलियम, जी से गैस। हिंदी में कहें तो द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस से ही घर में भोजन हम लोग अब बनाते हैं। मोदी सरकार ने तो गरीब को उज्ज्वला योजना, या कह सकते हैं कि गरीब को उसके योजना में फ्री में ही उन्होंने गैस चूल्हा और सिलेंडर देना शुरू किया। अब तो लगभग हर लोग परिचित होंगे। एलपीजी में देखिएगा कि इसके अंदर ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिक्सचर होता है। ये बराबर पूछा है, ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। द्रवीभूत क्यों कहा जाता है, जब गैस है तो फिर द्रवीभूत क्यों, तो उसको उच्च दाब पर संघनित कर दिया जाता है कि वो द्रव बन जाता है। आप गैस सिलेंडर को हिलाइए, टुब का आवाज करेगा, पानी जैसा आवाज करेगा। लेकिन जैसे ही रेगुलेटर को खोलेंगे, दाब कम हो जाता है, बस वो द्रव गैस में बदल जाता है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि द्रव और गैस के ठीक मिडिल पॉइंट पर रहता है द्रव के फॉर्मेट में,
और इसीलिए उसमें आपको आवाज होगी, लेकिन जैसे ही हम उसमें उसका रेगुलेटर ढीला करते हैं उसका जो नॉब होता है वो गैस बन जाता है। तो ये एलपीजी गैस ये अत्यधिक ज्वलनशील है। ज्वलनशील गैस में आप तुरंत लाइटर लगाइएगा, लाइटर से एक फ्लेम दीजिएगा, 2 फ्लेम वो भग से आपको जल जाएगा। तो ये ज्वलनशील है, इसका माने इग्निशन पॉइंट इसका कम है, अच्छा ताप देता है, और जितने भी बर्तन होते हैं उसमें करखा नहीं लगता है, उसमें गंदगी नहीं लगती है, साफ करने में कम भीड़ पड़ती है, तुरंत जल जाता है। जितना देर जलाना चाहते हैं उतना देर जलता है, जब चाहे तो फ्लेम बढ़ा सकते हैं, जब चाहे तो फ्लेम कम कर सकते हैं। तो ये इसकी गुण है। एलपीजी गैस ये गंधहीन गैस है, लेकिन इसमें गंध क्यों होता है? तो इसमें गंध चूंकि ये ज्वलनशील गैस है और गंधहीन गैस में यदि लीक हो जाए और इंसान को पता ना लगे और अचानक यदि कोई फ्लेम जल जाए तो जल जाएगा। इस जलने से दुर्घटना बचाने के लिए इसमें सल्फर का यौगिक मिलाते हैं ताकि गंध पैदा हो। और मिथाइल मरकैप्टेन ये महत्वपूर्ण है। मिथाइल मरकैप्टेन जनरली मिलाया जाता है, इथाइल मरकैप्टेन भी मिला देंगे तो गंध पैदा होगा, क्योंकि सल्फर बड़ा तेज गंध करता है। तो गंध पैदा करने के लिए उसमें मिथाइल मरकैप्टेन मिलाया जाता है ताकि किसी भी तरह का दुर्घटना न हो। अभी कुछ दिन पहले तक बिहार में एक वृद्धा, उसको ये चीज समझ में नहीं आता था कि उसका गैस लीक करने लगा और रात में, और उसको पता नहीं था, उसमें बिजली नहीं थी, वो डिबिया लेकर के गई देखने के लिए क्या चीज महक रहा है, कोई चूहा हुआ तो नहीं महक रहा है, और गैस लीक था। अचानक घर में आग लगा, विस्फोट भी हो गया और वृद्धा वो मर भी गई। तो चूंकि उसको ये मिथाइल मरकैप्टेन के बारे में जानकारी नहीं थी, तो उसमें महक भी आती है। इसके बाद देखिए प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस में जो पहला प्रश्न पूछा जाता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिक्सचर होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन का मिक्सचर गैस, जल्दी बोल रमेश थोड़ा से पूछ रहे हैं। हाँ, तो ये इसमें इसको प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। ये बराबर पूछता है। इसका उष्मीय मान होता है 1100 से 1750 किलो कैलोरी प्रति केजी, और ये लाल तप्त कोक पर जब हम वायु प्रवाहित करते हैं तो उस स्थिति में बनता है। बिल्कुल रेड लाल टपेस कोक हो और उस पर वायु प्रवाहित करेंगे तो ये बनेगा। और इस हम जान चुके। और प्रोड्यूसर गैस का जो उपयोग होता है वो कांच और इस्पात उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। ये भी पूछा हुआ प्रश्न। अब जल गैस आते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इन इंग्लिश वाटर गैस। वाटर गैस, दिस इज मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ये मिक्सचर है और इसका उष्मीय मान, इट्स कैलोरीफिक वैल्यू इज 2500 टू द 2800 किलो कैलोरी पर केजी। हालांकि हम ज्यादा अंग्रेजी नहीं खे बोलब, ज्यादा अंग्रेजी बोलब तो तब तू कहबा जो माने सुने सर खाली अंग्रेजी बोला तारा। नो 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 नो, हम सब भाषा यूज करत तारा, हिंदियो, मैथिलियो, भोजपुरी, एंड समटाइम्स आई ऑल्सो यूज इंग्लिश। इसका अल्कोहल निर्माण में अपचायक के रूप में इसका उपयोग करते हैं, अल्कोहल निर्माण। अगला आते हैं गोबर गैस। ये बायोगैस भी इसको हम कहते हैं। गोबर गैस में होता है कि पशु का गोबर, इसको एक बंद चेंबर में डाल देते हैं, एक बंद होल होता है और उस होल में पानी डाल देते हैं, उसको चलाते हैं, मीथेन गैस का उत्पत्ति होती है। ये मीथेन गैस ज्वलनशील होती है और ये वायु के सुगमता में अच्छी से जलती है, लेकिन उस होल में वायु नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसका कैलोरीफिक वैल्यू कम है, इसलिए इसका प्रयोग ज्यादा नहीं कर पाते हैं। और साथ में जो अवशिष्ट पदार्थ गोबर उसमें रहता है उसको खाद के रूप में भी अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अच्छी कैलोरीफिक वैल्यू न होने के कारण ये उतना परिचित नहीं है, लेकिन इसका खाद का भी प्रयोग हो जाता है और काम चलाओ खाना भी बना लेते हैं, किसान के लिए फायदेमंद है। और इसमें कार्बनिक खाद पाया जाता है कि ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। इसके बाद ये कोल गैस। कोल गैस कहते हैं कोयला के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, इसको कहते हैं भंजक आसवन। भंजक आसवन क्या है ये मैं बाद में आपको केमिस्ट्री के टॉपिक में बतलाऊंगा। अभी तात्काल इतना जान ले कि कोल गैस भंजन गैस में कोल गैस भंजक आसवन विधि से प्राप्त होती है। और प्राप्त होती है इसमें हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन होगा। और ये रंगहीन गैस होती है, लेकिन इसमें बहुत खराब स्मेल होता है, तीक्ष्ण गंध होती है, इसलिए पता तुरंत चल जाता है गोबर गैस इसमें। इसके बाद हम लोग चले हैं गोबर गैस में, क्षमा चाहूंगा, कोल गैस। गोबर गैस इसके ऊपर था गोबर गैस। अब आइए हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के बारे में जान लीजिए, इसको भविष्य का भी ईंधन करते हैं। आने वाला दिन ये हाइड्रोजन गैस महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो हाइड्रोजन गैस ये इसका कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा है, कैलोरीफिक वैल्यू सबसे उच्च है, लेकिन ये परिचित क्यों नहीं हो पाया है? तो इसके लिए जो तकनीक हमको चाहिए हाइड्रोजन गैस को ईंधन के रूप में जलाने के लिए, वो तकनीक महंगी होती है
और ये सामान व्यक्ति के वश के बाहर की चीज है। फिर इसका भंडारण एक समस्या होती है। तो इसमें अच्छी कैलोरीफिक वैल्यू होने के बावजूद भी, सारी खूबी खासियत होने के बावजूद भी भंडारण और इसके संपोषण के स्तर में जो दुविधा होती है और तकनीकी स्तर पर यह सस्ता नहीं हो पाता है, इसके कारण। हालांकि वैज्ञानिक लगे हुए हैं और आजकल भविष्य का ईंधन इसको बतलाया गया है, भविष्य में हाइड्रोजन गैस महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अभी रॉकेट में ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोजन का, चूंकि रॉकेट उच्च तकनीक का इस्तेमाल होता है, काफी व्यय करके और रॉकेट तकनीक बनाई जाती है, तो उसमें हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए देखिएगा रॉकेट काफी ऊंचाई और बहुत दूर तक अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। तो ये हाइड्रोजन गैस के बारे में यही आपकी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है। अब एक पावर अल्कोहल का आपने नाम सुना होगा। पावर अल्कोहल है कि जब अल्कोहल और पेट्रोल को मिला दीजिएगा तो ये एक पावर अल्कोहल बन जाता है। ये भी ऊर्जा देने का एक अच्छा महत्वपूर्ण ईंधन है। लेकिन पावर अल्कोहल हम लोग, चूंकि डीजल हो पेट्रोल हो इसकी सीमाएं हैं, तो पावर अल्कोहल का भी इस्तेमाल धीरे प्रयोग में बढ़ा रहे हैं। अब इसके बाद थोड़ी सी जानकारी हमको देनी बाकी है कि कोयला, कितने प्रकार के कोयला होते हैं, कौन अच्छा कोयला होता है, कौन घटिया कोयला होता है। तो इसके लिए मैं आपको बाद में वीडियो बताऊंगा और आप इस वीडियो को 2 बार सुन लो, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। और मैं सुनील जी खाटी बिहारी यहीं विदा ले रहा हूं। जय बिहार, जय भारत।